Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937. देखिए, मुस्लिम लॉ के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कस्टम के बारे में बताया था। कस्टम और इस एक्ट का काफी हद तक आप कह सकते हो ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, और ये भी आप अच्छे से जानते हो कि मुस्लिम लॉ का ज्यादातर जो लॉ है वो सारा अनकोडिफाई है। कुछ एक एक्ट्स हैं, कुछ एक कोडिफिकेशन है जो है काफी हेल्प करती है मुस्लिम लॉ को गवर्न करने में। तो चलिए आज का हम ये जो एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, 4 मेन सेक्शन है इसके। उसमें से पहला शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, लास्ट में रोल मेकिंग। मेन तो सेकंड और थर्ड जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट। चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो शरीयत एक्ट था वो बेस्ड ऑन कस्टम पर बेस्ड था कि जिस प्रकार से कस्टम फॉलो किए जा रहे थे काफी लंबे समय से, उन्हीं कस्टम के आधार पर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट लगाया गया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बेस्ड ऑन दिस एक्ट बेस्ड ऑन कस्टम, जिसे आपके माइंड में भी रहेगा। दिस एक्ट वॉज, उस टाइम की बात है, वॉज बेस्ड ऑन कस्टम पर ये बेस्ड था। और इसके बाद क्या हुआ कि जब कस्टम पे ये बेस्ड था तो इसका एम भी कुछ निर्धारित किया गया था कि इसका एम ये था कि अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो डिक्लेरेशन के थ्रू शरीयत एक्ट के तहत अपने आप को गवर्न करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि कस्टम को छोड़ देगा और शरीयत एक्ट के तहत अपने आप को गवर्न करवा लेगा। तो इसका मैं यही चीज मेन जो फोकस था इस एक्ट का वो यही था, इसका मेन फोकस यही था। द एम ऑफ दिस एक्ट वाज टू रिस्टोर पर्सनल लॉज टू ऑल मुस्लिम, पर्सनल लॉ को सभी मुस्लिम पर अप्लीकेबल किया जाए, इसका मेन एम यही था। और इसमें भी क्या था, डिक्लेरेटरी पावर्स दी गई थी कि अगर कोई व्यक्ति खुद डिक्लेरेशन के थ्रू इस एक्ट को अपने पर गवर्न करवाना चाहता है तो करवा सकता है, अदरवाइज वो अपना नॉर्मल जो पर्सनल लॉ है उसको फॉलो कर सकता है। अब बात आती है मुस्लिम का मैं आपको करवा चुकी हूँ। मुस्लिम कौन होता है? मुस्लिम वो व्यक्ति होता है जो कलमा पढ़ता हो। कलमा मतलब एक ही अल्लाह पर विश्वास रखता हो, एक ही गॉड पर विश्वास रखता हो, या जो व्यक्ति बाय बर्थ जो है मुस्लिम है, किसी मुस्लिम फैमिली से, मुस्लिम पेरेंट्स से जिसका जन्म हुआ है, या कोई कन्वर्जन के थ्रू जो मुस्लिम बन गया हो, तो वो सारे मुस्लिम हो जाएंगे। पर्सनल लॉ का मतलब है उनका खुद के ऊपर सिर्फ अप्लीकेबिलिटी होगी। शरीयत का मतलब मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। शरीयत का एक्चुअल मीनिंग होता है जो पर्सनल मुस्लिम लॉ होता है उसको शरीयत बोला जाता है। शरिया मैं आपको करवा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देख लीजिए। एप्लीकेशन का मतलब है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत की एप्लीकेशन हो जाएगी, लागू हो जाएगा। 1937 में ये आया था, इसलिए 1937 इसका नाम है, ईयर है। अगर हम देखें एक्ट नंबर कौन सा था, ये 26 था 1937 का। कब इसको असेंट मिली थी, कब ये यानी कि लागू माना जाएगा? ये 7 अक्टूबर 1937 से इसे लागू समझा जाएगा। तो हमें जो है ये माइंड में रखना है कि 1937 में ये आया है। एक्ट का नाम क्या है? द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। अब इसका उद्देश्य क्या था? एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो एक एक्ट, इसका प्रोविजन इसीलिए लागू किया गया कि मुस्लिम्स पर ये एप्लीकेबल हो जाए। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट इसे बोला जाता है। ये पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब वहां पर भी एप्लीकेबल हो रहा है। कौन सी डेट से? नीचे ये डेट मेंशन की गई है 31/10/2019 से। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ था हमारा 31/10/2019 को हुआ था। तो द वर्ड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओमिटेड बाय एक्ट 34 of 2019 सेक्शन 95 एंड द 5th शेड्यूल विद रिस्पेक्ट टू 31 अक्टूबर 2019 से इसको रिपील कर दिया गया। तब ये पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, वेदर दैट बिलोंग्स टू J&K, वेदर दैट बिलोंग्स टू असम, वेदर दैट बिलोंग्स टू हरियाणा और एनी अदर स्टेट। अब मेन टारगेट है हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है वो बात करता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो अबव द कस्टम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कस्टम से ऊपर है, ये बात सेक्शन 2 बताता है। तो सेक्शन 2 क्या बताता है? सेक्शन 2 बताता है कि मुस्लिम शरीयत एक्ट इज अबव द कस्टम। इट अब्रोगेट्स और सुपरसीड। ये क्या करता है? कस्टम को हटा रहा है और कस्टम का किसी प्रकार का इफेक्ट जो है ये कम करे जा रहा है। अब इस एक्ट को हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैं पॉइंट वाइज आपको लिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ पर ये अप्लीकेबल होता है। सबसे पहले कह रहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनी कस्टम और यूजेस टू द कॉन्ट्रेरी। कोई भी कस्टम और यूजेस कॉन्ट्रेरी इस एक्ट से विपरीत होते हुए भी
इन ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन, सभी मामले, सभी प्रश्न जो विवादों में हो। सेव क्वेश्चन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल लैंड, सबसे पहली चीज कह रहा है, एक्सेप्शन दे दिया इसने कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनको छोड़कर, एक ये एक्सेप्शन हो गया, उनको छोड़कर। रिगार्डिंग इंटरस्टेट सक्सेशन, जो इंटरस्टेट सक्सेशन है जहां विल नहीं बनाई जाएगी, उस मामले में स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल की स्पेशल प्रॉपर्टी के मामले में, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी इनहेरिटेड और ऑब्टेन्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट और गिफ्ट और एनी अदर प्रोविजन ऑफ पर्सनल लॉ। कह रहा है कि इंटरस्टेट सक्सेशन के मैटर में ये अप्लीकेबल होगा। स्पेशल प्रॉपर्टी, फीमेल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी आई है जिसमें उसको गिफ्ट मिले हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, वो सारा का सारा इसमें अप्लीकेबल होगा। मैरिज जो है किसी की भी हो उसमें अप्लीकेबल होगा। मुस्लिम की बात हो रही है ये। डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, जो तलाक दिया जा रहा है, तलाक का डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज जो कई तरीके से होता है, तलाक के द्वारा भी होता है, इला, जीहर, लियान, खुला एंड मुबारत, उनमें ये अप्लीकेबल होगा। मेंटेनेंस में अप्लीकेबल होगा, डावर में अप्लीकेबल होगा, डावर मतलब मेहर, गार्जियनशिप में भी अप्लीकेबल होगा इसके रूल्स, गिफ्ट्स भी अप्लीकेबल होगा, ट्रस्ट पे अप्लीकेबल होगा, एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज पे, कुछ ट्रस्ट बनी है, और वक्फ पे, इन पर ये सब कुछ अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप तलाक की बात करते हो ना, तलाक भी दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको पॉइंट्स में लिखाऊंगी जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। नोट्स भी साथ साथ इसके दे देती हूँ, मैं लिखवा देती हूँ। फिर कह रहा है अदर देन चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडाउनमेंट, जो इनको छोड़कर, ये भी एक और पॉइंट, एक एक्सेप्शन ये हो गया, एक हो गया अदर देन चैरिटीज। अब आप देखिए ये पॉइंट्स भी आ गए इसमें, और इसके साथ साथ अब जब यहाँ पर बात हो रहा है इंटरस्टेट सक्सेशन की बात हो रहा है, तो एक पॉइंट और भी ऐड करेंगे हम इसमें, टेस्टामेंटरी सक्सेशन के मामले में भी कस्टम फॉलो होगा, यानी कि खुद निकाल रहा है, खुद एक्सक्लूड कर रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सक्लूड कर रहा है, अदर देन चैरिटेबल ट्रस्ट को एक्सक्लूड कर रहा है। द रूल ऑफ डिसीजन इन केसेस वेयर द पार्टीज एंड मुस्लिम शैल बी गवर्न्ड बाय, जो भी रूल्स हैं, जो भी कोई फैसला होगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट के तहत ही होगा। ये सेक्शन 2 आपको ये बात कह रहा है। ये तो है सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 के पॉइंट वाइज मैं आपको लिखवा देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूज भी ना हो, हमारे पास इसमें काफी स्पेस है, मैं लिखवा देती हूँ। सेक्शन 2, पहले मैं इसका थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर ले हम, जो हमारे लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाए और ये अलग सा हमें नजर भी आए। थोड़ा साइज भी हम इसका बढ़ाए, 14 है, काफी है। तो सबसे पहले चीज हम सेक्शन 2 एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, सेक्शन 2 applicable on the following matters. The first matter is, फर्स्ट मैटर आपका आएगा यहाँ पर, फर्स्ट मैटर है इंटरस्टेट सक्सेशन। मैं बाहर से नहीं लिखवा रही हूं, जो भी है इंटरस्टेट सक्सेशन, जो भी आपके इंटरस्टेट सक्सेशन जो आपके सेक्शन 2 में है, मैं वहीं से आपको कंटिन्यू करवा रही हूँ। स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल, सेकंड पॉइंट है आपका स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल, चाहे वो किसी भी तरीके से आई हो, वेदर गिव बाय इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग लिख लीजिए आप, इंक्लूडिंग है इसमें कॉन्ट्रैक्ट, गिफ्ट और एनी अदर मोड, एनी अदर मोड, किसी भी तरीके से फीमेल को प्रॉपर्टी मिली है वो इसमें आ जाएगी। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर मैरिज, मैरिज में क्या क्या इंक्लूड होगा, मैरिज में क्या क्या इंक्लूड होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। मैरिज में फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें तलाक। तलाक की जब बात करते हैं हम, तो तलाक की बात के साथ साथ तलाक भी आगे दो प्रकार का हो जाएगा, तफवीज और फश्क। तफवीज, ये वर्डिंग मैं आपको जब तलाक का कंसेप्ट आएगा तब करवाऊंगी। तफवीज एंड फस्क, फस्क है फक्स है वो देख लेंगे बाद में हम। अगला पॉइंट इसमें आ रहा है तलाक के बाद अगली जो डाइवोर्स होता है वो किस तरीके से होता है, इला। आगे हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे इला क्या होता है। फिर बात आ रही है जीहर, जीहर के बाद अगला पॉइंट इसमें आता है लियान, उसके बाद आता है इसमें खुला, खुला के बाद मुबारत। ये सारे के सारे पॉइंट सेक्शन 2 में दिए हुए हैं, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवा रही हूँ। थर्ड पॉइंट यहाँ आ गई
उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 बात कर रहा है मेंटेनेंस की बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 5 बात कर रहा है डोवर की। 5th डोवर की बात कर रहा है। अब अगर आगे हम डिस्कस करें डोवर के बाद, हम अगर बात करते हैं तो डोवर के बाद 6 पॉइंट आता है हमारा गार्जियनशिप का। गार्जियनशिप की बात करें, उसके बाद 7th पॉइंट हमारा आता है गिफ्ट्स का। 8th पॉइंट हमारा आता है ट्रस्ट का। और 9th पॉइंट आता है हमारा वक्फ बोर्ड जो होते हैं। ये सारे पॉइंट सब अच्छे से मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तो इन पर जो है अप्लीकेबल होगा, क्या अप्लीकेबल होगा इनके ऊपर हमारा शरीयत एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। ये तो शरीयत एक्ट की एप्लीकेशन की बात है। कहां पर अप्लीकेबल नहीं होगा वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। नॉट अप्लीकेबल की बात हो रही है, कहां पर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां मैं लिखवा रही हूं आपको नॉट अप्लीकेबल ऑन, कहां पर अप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल लैंड्स पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है टेस्टामेंट्री सक्सेशन पर अप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है चैरिटीज अदर देन वक्फ, चैरिटीज एंड रिलीजियस, ये वर्ड भी है ना उसमें, रिलीजियस एंडाउनमेंट अदर देन वक्फ। ये कुछ एक पॉइंट है जहां पर शरीयत एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमें ये पॉइंट वाइज जब हम कोई चीज लर्न करते हैं तो हमें अच्छे से वो याद रह जाता है। आगे हम बात करें इसके अंदर एंडाउमेंट्स हैं। ये एंडाउनमेंट्स नहीं है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है तो इसको भी हमें चेंज कर लेना चाहिए साथ के साथ। एंडाउमेंट्स है तो इसके ऊपर जो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो बात होगी वक्फ की स्पेलिंग भी रॉन्ग है तो हम थोड़ा सा वक्फ की स्पेलिंग भी सही कर देते हैं। वक्फ। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। अब सेक्शन 3 क्या बात करते हैं? सेक्शन 2 तो ये बात करता है कि यहाँ पर शरीयत एक्ट लागू होगा। सेक्शन 3 बात करता है, ये अमेंडमेंट्स हमारे काम के नहीं है, पावर टू मेक अ डिक्लेरेशन, कि कौन व्यक्ति अपने आप को डिक्लेयर करता है। देखिए सेक्शन 3 जो है वो गिव्स एन ऑप्शन, एक ऑप्शन देता है मुस्लिम पर्सन को, अगर वो एक ऑप्शन यूज करना चाहता है, किस ग्राउंड पर यूज करना चाहता है, किस पर्पज के लिए यूज करना चाहता है, वो पर्पज होंगे उसके लीगेसी, अडॉप्शन और विल के लिए। तो क्या कह रहा है ये, एनी पर्सन हु सेटिस्फाइज द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जिस अथॉरिटी के समक्ष वो डिक्लेरेशन दे रहा है, सबसे पहली चीज वो सेटिस्फाई करेगा। एनी पर्सन कौन होना चाहिए वो? फर्स्ट कंडीशन ही इज ए मुस्लिम होना चाहिए। सेकंड, सेक्शन 11 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो माइंडर ना हो, वो साउंड माइंड हो, लॉफुल तरीके से वो कर रहा हो। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ही इज ए रेजिडेंट ऑफ, उस जगह का रेजिडेंट होना चाहिए, रहने वाला होना चाहिए जहां पर ये एक्ट लागू हो रहा है। फिर कह रहा है कि मे बाय डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में वो डिक्लेयर करवाएगा अपने आप को एंड फाइल्ड करेगा अपने बिफोर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, डिक्लेयर करेगा ही डिजायर टू ऑब्टेन, कि वो चाहता है कि इस सेक्शन जो ऊपर प्रोविजन दिए उस सेक्शन की प्रोविजन उसको जो बेनिफिट मिले। एंड देयर आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 शैल अप्लाई, उसके बाद क्या होगा, प्रोविजन जो है उस पर अप्लाई होंगे और उसके माइनर चिल्ड्रन पर और डिसेंडेंट्स पे भी अप्लाई होंगे। किन मैटर में होंगे? अडॉप्शन, विल्स और लीगेसी के मैटर में होंगे। तो सबसे पहली चीज उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो सबसे पहली चीज वो मुस्लिम होना चाहिए। सेकंड, सेक्शन 11 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। रेजिडेंट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ विच द एक्ट एक्सटेंड, जहां पर ये एक्ट लागू हो रहा है वो वहां का रेजिडेंट होना चाहिए। और जब वो डिक्लेयर करवा देगा उसके बाद वो डिक्लेरेंट उसके माइनर चिल्ड्रन पर और उसके आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी लागू होगा। किस किस मैटर में? अडॉप्शन, विल, अडॉप्शन पे लागू होगा
विल पे लागू होगा और लीगेसी में लागू होगा। लीगेसी का मतलब आगे इनहेरिटेंस वगैरह में ये सारी चीजें लागू हो जाएंगी। अब सेकंड क्लॉज कह रहा है वेयर द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, मान लो जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, मान लो डीसी है, एसडीएम है, जो भी अथॉरिटी डिसाइड की गई है, रिफ्यूज कर देता है डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने से, पर्सन जो डिक्लेयर करना चाह रहा है वो उस ऑफिस में अपील करेगा। कौन से ऑफिस में? जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जनरल और स्पेशल ऑर्डर से, जो जिसको भी अपॉइंट करेगी वहां वो अपील कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज मुस्लिम होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्टेक्ट होनी चाहिए, रेजिडेंस ऑफ द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड होना चाहिए। जब वो डिक्लेयर करवा देगा तो वो जो उसके माइनर चिल्ड्रन पर भी एप्लीकेबल होगा, डिसेंडेंट पे भी एप्लीकेबल होगा, किन किन मैटर में? अडॉप्शन, विल्स और लीगेसी के मैटर में। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति डिक्लेयर नहीं करवाता, और डिक्लेयर करवाने से क्या कुछ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कस्टमरी लॉ में देखें, खोजा मुस्लिम होता है, हैज पावर है टू मेक अ विल, उसको विल, उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, पूरी की प्रॉपर्टी का विल बना सकता है। बट अगर वो डिक्लेयर करवा देगा तो जो है वो जो उसके राइट थे वो राइट अब खत्म हो जाएंगे और वो मुस्लिम लॉ के इस शरीयत एक्ट से लागू हो जाएगा। तो इसको मैं एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ कि डिक्लेरेशन से क्या होगा, कंसिक्वेंसेज ऑफ डिक्लेरेशन, क्या परिणाम होंगे डिक्लेरेशन के। अगर हम डिक्लेरेशन के कंसिक्वेंसेस ऑफ डिक्लेरेशन, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, ये मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। एग्जाम्पल के सेंस में आपको माइंड में रह जाएगा। एग्जाम्पल के सेंस में अगर हम लें इसे, एक सेकेंड इसको करूं वरना ये एक्ट भी नहीं करने देगा अपने को। ठीक है, एग्जाम्पल के सेंस में हम लेते हैं इसको, क्या हो गया इसे, अच्छा ये बीच में पीडीएफ वाला इश्यू आ रहा है, यहाँ पे ये नहीं होगा, एक सेकेंड यहां से लेते हैं हम। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिक्लेरेशन, मान लो किसी ने डिक्लेयर करवा दिया तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। हर चीज के कुछ ना कुछ परिणाम तो होते ही हैं, आप सभी जानते ही हैं। चलो हम देखते हैं इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, अंडर कस्टमरी लॉ, खोजा जो होता है ना, एक सिया स्कूल में आता है, हम डिस्कस करेंगे उसको भी आगे। खोजा जो होता है मुस्लिम, what is happening, consequences of declaration, example, under customary law, खोजा मुस्लिम क्या प्रॉब्लम है, इसको जेड लिखते ही इशू आ जाता है इसको। चलो देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम है। ये मैंने एमएस वर्ड से टाइप करके कॉपी किया है। चलो हमें तो अपने मकसद में कामयाब होना है, जैसे भी हो जाए। देखिए कंसिक्वेंसेज ऑफ डिक्लेरेशन क्या होंगे। अगर एग्जांपल पे तौर पे देखें, कस्टमरी लॉ में क्या है, खोजा मुस्लिम होता है, उसके पास पावर होती है कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का विल बना सकता है। बट अगर वो डिक्लेयर कर देता है अपने आप को सेक्शन 3 में, वो क्या करेगा, कस्टमरी राइट को तो वो वहां लूज कर देगा, खो देगा, और वो गवर्न बाय शरीयत एक्ट के द्वारा गवर्न होगा। और शरीयत एक्ट में 1/3 प्रॉपर्टी की ही वो विल बना सकता है। तो ये कुछ रूल है, उसके तहत वो बाउंड हो जाएगा। तो डिक्लेरेशन के ये नुकसान भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है, रूल मेकिंग पावर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू कैरी इनटू इफेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कभी भी। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी रूल्स को जो है कैरी आउट कर सकती है, इफेक्ट में ला सकती है। इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस जनरलिटी, फोरगोइंग, पहले वाले प्रोविजंस को के होते हुए भी, और ऐसी कोई अथॉरिटी है अगर कोर्ट चाहे, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है वो क्या कर सकती है, उसको कई रूल्स जो है वो प्रोवाइड करवा सकती है। और जो प्रिस्क्राइब फीस है वो भी पेड करनी पड़ेगी डिक्लेरेशन के टाइम पर। रूल जो है इस प्रोविजन में बने हुए पब्लिश किए जाएंगे। कहां पर पब्लिश किए जाएंगे, ऑफिशियल गैजेट में। तो बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है कि एवरी रूल मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट
क्या होगा, शैल बी लेड बिफोर द टेबल, यानी स्टेट लेजिस्लेशन में पहले प्रेजेंट किए जाएंगे, फिर उन पर डिस्कस होगी, फिर जाके वो किसी प्रकार के रूल जो है एप्लीकेबल होंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अभी मैं थोड़ा सा और इसको हाईलाइट कर देती हूँ, फिर मैं करूंगी थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे पहले नहीं बोलने वाली मैं। चलिए, इसको मैंने कर दिया, पूरे के पूरे इस एक्ट को हाईलाइट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।